आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियसनेस क्या है, ऑल्टर हो रखी है, पर्सन जो है वो अवेयर नहीं है अपने सराउंडिंग से, उसको हम बोलते हैं ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. सो इट इज़ अपेरेंट इन द पेशेंट हु इज़ नॉट ओरिएंटेड, मतलब वो टाइम प्लेस और पर्सन से ओरिएंटेड नहीं है, उसे नहीं मालूम है कि कहाँ पर है, किस जगह पर है, कौन उसके पास खड़ा है, कौन व्यक्ति कौन है, उसको नहीं मालूम है. जब उसे आप कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, या और उसका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो ऑल्टर हो रखा है. तो इस पे लिखेंगे इट इज एपरेंट in the patient who is not oriented and not be able to follow commands and need persistent स्टिमुलाई. मतलब आपको उसको स्टिमुलस बाहर से स्टिमुलस देना पड़ेगा कि वो क्या करे, अचीव कर पाए स्टेट टू अचीव a state of alertness. कि जो पेशेंट है वो क्या कर पाए, अलर्टनेस को क्या कर पाए, बार बार उसको बाहर से स्टिमुलस दे, उसको बार बार बोला जाए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, बार बार उससे क्वेश्चनिंग की जाए, तब वो जाके क्या होगा, अलर्ट हो पाएगा. तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. तो अब क्या होता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है इज मेजर की जाती है, इज मेजर्ड ऑन कॉन्टिन्यूम. जैसे हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल है, उसमें कॉन्टिन्यूम with a normal state of alertness and full cognition or on one end कोमा. एक साइड आपको फुल कॉग्निशन और फुल अलर्टनेस रखनी है, एक साइड मतलब हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यू मॉडल में यहाँ इधर साइड नेगेटिव साइड में कोमा, इधर साइड क्या रखेंगे, हम क्या रखेंगे, अलर्टनेस को रखेंगे. तो ये था, इसमें रखेंगे. मतलब हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यू मॉडल जो हमने फंडामेंटल नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं. अब है कोमा. कोमा क्या होता है, तो कोमा क्या होता है कि एक स्टेट होती है जिसमें पेशेंट क्या होता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है. अगर उसको भले ही इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई से दोनों से वो क्या होता है, अनअवेयर होता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है. तो स्टेट ऑफ अनअराउजेबल रिस्पॉन्सिवनेस in which there is no purposeful response मतलब पेशेंट आपका रिस्पॉन्स नहीं करेगा. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, आप उसे बाहर से कुछ बोल रहे हो तब भी नहीं करेगा, और अपनी बॉडी और अंदर भी अगर उससे कुछ किसी भी स्टिमुलाई से वो क्या नहीं कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. और इसको हम ये भी बोलते हैं इट इज़ अ प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस. अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के कॉजेज क्या हो सकते हैं. कॉजेज में आ सकता है, सबसे पहला आता है न्यूरोजेनिक कॉज. क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज. न्यूरोलॉजिकल में स्ट्रोक हो सकता है, ट्रॉमा, हीमेटोमा, ये सब इसमें क्या हो सकते हैं, ये है न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में. दूसरा आता है टॉक्सिकोलॉजिक कॉजेज. टॉक्सिकोलॉजिक कॉजेज
तो टॉक्सिकोलॉजी कॉजेज में आता है जैसे ड्रग ओवरडोज, ड्रग क्या ले ली, बहुत ज़्यादा ले ली, उसकी वजह से क्या हो गया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या हो गई, ऑल्टर हो गया, ड्रग ओवरडोज। फिर होता है मेटाबॉलिक कॉजेज। मेटाबॉलिक कॉजेज में जैसे डायबिटीज़ हो गया, कीटोएसिडोसिस हो गया, इंसेफेलोपैथी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होती है, रेनल फेलियर हो गया, हेपेटिक फेलियर हो गया, तो उसमें क्या आता है, मेटाबॉलिक कॉजेज। तो मेटाबॉलिक कॉजेज में क्या लिख रहे हैं, डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, इसके साथ साथ रेनियल फेलियर, हेपेटिक फेलियर, ये भी इसके क्या हो सकते हैं, इसके अंदर आते हैं, मेटाबॉलिक कॉजेज के अंदर। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या करेंगे कि ड्यू टू एनी कॉज, हमने 3 कॉजेज पढ़े, न्यूरोलॉजिकल कॉज पढ़े, टॉक्सिकोलॉजिक कॉज पढ़ा, हमने मेटाबॉलिक कॉज पढ़ा। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्यू टू कॉज, कोई भी हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है या कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकता है। अब क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ, अब जब भी इस तरीके की कोई चीज़ें आ रही है, इस ब्रेन के किसी सेल्स में कोई दिक्कत हो रही होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन नर्वस सिस्टम, अगर ट्रॉमा भी हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, उसमें भी क्या हो रही है, नर्वस सिस्टम के सेल्स में क्या आ रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, जब सेल सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा, इम्पेयरमेंट in the normal functioning of brain, इसकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग होगी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। अब क्या होगा इसके जिस भी रिलेटेड एरिया से वो सेल्स रिलेटेड है, ब्रेन के जिस भी पार्ट से वो रिलेटेड है, उस ऑर्गन में क्या हो जाएगी, वो भी ऑर्गन भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब्ड फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, जो ऑर्गन ब्रेन काम नहीं कर रहा है तो उससे हो जाएगा। और उसके बाद क्या आएगी, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस, या पेशेंट ऑल्टर्ड हो जाएगा। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में डिपेंड करते हैं कि किस एरिया पे आपका क्या हुआ है, तो डिपेंड्स ऑन where the patient is on the कॉन्टिन्यूम, जो मैंने अभी हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टिन्यूम बताया था, उसमें पेशेंट कहाँ पे लाई करता है, कॉन्टिन्यूम एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उसका कहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि अब उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होंगे। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हिस्ट्री कलेक्शन सबसे पहले होता है, हिस्ट्री कलेक्शन के बाद होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद होता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जितने भी टेस्ट है ये सारे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, सीएसएफ एग्जामिनेशन इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सीएसएफ एग्जामिनेशन, एलएफटी, केएफटी, ये सारे टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं। एलएफटी, केएफटी, ये सारे टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में करवा सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसके नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे, फिर उसके बाद उसके नर्सिंग इंटरवेंशन देखेंगे। तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है,
तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।